नमस्कार दोस्तों। रोज की तरह आज भी बहुत अच्छी इमोशनल कहानी है। एक लड़के की कोठी पर की कहानी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज मेरा दिल बहुत उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। पति के शब्द मेरे दिमाग में किसी बम की तरह गूंज रहे थे। मेरा नाम संध्या है और मेरे पति का नाम राज है। राज ने कहा कि संध्या, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार कर आया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं। तुम उनके साथ चले जाओ और मुझे माफ कर दो। मैंने सर उठाया और राज को गुस्से की नज़रों से देखा। राज, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अब अपनी पत्नी को जुए में हरा दोगे। तुम पति नहीं कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। राज, मैं कैसे कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। राज हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा मुझसे माफी मांग रहा था और वह रो भी रहा था, लेकिन मुझे उसके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी पत्नी को जुए में हार बैठा था। उसे जुआ ही खेलना था तो अपनी पत्नी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से किसी के आने की आहट हुई। लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था। वह कह रहा था, रात जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना हम अंदर घुस आएंगे। मैंने नफरत भरी नजरें दरवाजे पर डाली। जैसे ही वह दोनों अंदर आए, राज बस बार बार यही सब दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ कर दो संध्या, मुझे माफ कर दो संध्या, मैं तुम्हारा पापी पति हूँ। फिर पति मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल भर सूरत से ही बदमाश लगते थे। उन्होंने हवस भरी नजरों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बैठाकर चल पड़े। पीछे मेरे पति राज रोज रोते रोते दरवाजे पर ढेर हो गया था। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। उन दोनों बदमाशों की नजरें मुझे अपने चेहरे पर टिकी हुई महसूस हो रही थी। मेरे पति एक जुआरी था। उसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी। जुए की वजह से वह घर का आधा सामान बेच चुका था। जो बचा था वह भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी पत्नी को जुए में हार गया था। मेरी सास को पापा की यह बुरी आदत की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरी सारी राज से लव मैरिज हुई थी और दोनों लड़के मुझे एक कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए तो कोठे की मालकिन मनीषा ने एक लड़के को बुलाया। पंकज, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से यह यहीं रहेगी। मनीषा बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह फैला हुआ चेहरा और मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहां पर दर्जनों लड़कियां पहले से ही थी जो अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और रोने लगी। उनकी नजरों में मेरे लिए तरस एक रत्ती भर की महसूस नहीं हो रहा था। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना फालतू का होता है, इसीलिए तुम भी रोना धोना बंद कर दो और सज सवर से काम लो। उसकी बात सही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे पति ने मुझे जुए में हार गया था। कैसा पति था जिसे अपनी पत्नी पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि कोठों पर मुझे दे धंधा वाला काम करना पड़ेगा। वहाँ जितनी भी लड़कियां भी थी सब यही काम किया करते थे। कुछ ही देर हुई तो पंकज आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा कि पंकज ने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है, तो कहने लगी कि ग्राहक आएंगे तो पंकज और मनीषा उन्हें हम सब लड़कियों की तस्वीर दिखाती है। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वह उसी के साथ ग्राहक रात अपनी रंगीन बनाएगा। यह सुनकर तो मेरी आत्मा कांप रही थी। वो धंधा के बारे में सोच सोचकर मुझे तो आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं सोचा जा रहा था। यहाँ पर तो हम मर भी नहीं सकते थे। इतनी पाबंदियां लगाई गई थी कि रात हुई तो पंकज कमरे में आया और एक लड़के का नाम बुलाया। सुमन नाम की लड़की पंकज के साथ चली गई और मैं थर थर कांपती रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी पंकज दोबारा आएगा और किस नाम से किसी को बुलाएगा। हो सकता है इस बार वह मेरा नाम ही बुलाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बारी न आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद
जब पंकज आता और नाम बुलाता तो वह लड़की उसके साथ चली जाती थी। इस तरह बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर मैं बच गई। मैं समझ गई कि अब आखिरी ग्राहक आएगा तो मुझे ही ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं कांपती रही। किसी गैर आदमी के छूने की सोच सोच कर ही मेरी आत्मा कांप कर रह गई थी। सारी रात बीत गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया तो मैंने भगवान का धन्यवाद किया। उसने मेरी लाज बचा ली और घबराहट के मारे रात भर मुझे नींद भी नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, इसीलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 12 बजे का टाइम था जब पंकज ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे ना जगाया। पता नहीं क्यों शाम हुई तो मनीषा कमरे में आई और बड़े भारी आवाज में पूछने लगी, रात किस किस लड़की की तबीयत खराब हुई थी। हम सभी लड़कियों ने एक एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो मनीषा मेरे पास आई और मुझे सरासर गौर से देखने लगी। कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत से खरीदा है, इसीलिए तबीयत खराबी के लिए बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें हमेशा यहीं रहना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, रोना धोना छोड़कर अब अपने घर वालों को भूल जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार घराने से हूँ। मनीषा ने मुझे घूरती हुई नजरों से देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, यह सारी लड़कियां भी इज्जतदार घराने से थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात एक बहुत ही खास ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में से खूबसूरत और इस ग्राहक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद है, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। पंकज तुम्हें नया सूट दिलाएगा। फिर वह दूसरी लड़कियों को ही अच्छे से तैयार होने की कहकर चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी किस्मत कोसने लगी। मुझे एक नया जोड़ा ड्रेस ला कर दिया था। जैसे तैसे ही मैंने उस कपड़े को पहन लिया। मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया था कि जो लड़की मनीषा की बात नहीं मानती वह उसे बहुत मारती है। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पर बैठ गई। यह सच था, वहाँ जितनी भी लड़कियां थी मैं उन सब में से सबसे छोटी और खूबसूरत थी। इसीलिए जब मैं तैयार होकर बैठी थी तो सब लड़कियां मुझे बड़े अजीब सी नज़रों से देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई। पंकज हमेशा की तरह कमरे में आकर लड़के का नाम बुलाता और वह उसके साथ चली जाती। मनीषा की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास ग्राहक आ रहा है। उसे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है। शायद वह मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। टाइम बीता जा रहा था और सारी लड़कियां कमरे में चली गई। आखिरकार मैं रह गई। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन पंकज बुलाने न आया। सुबह हुई तो मैंने भगवान का धन्यवाद किया। उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब रोजाना ऐसा ही होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरह से तो यह अच्छा ही था। बस मेरे दिमाग में यह सोच आई थी कि मैंने अपने खानदान में मैं अपनी खूबसूरती के लिए सबसे मशहूर थी। मेरी शादी दोस्त मुझे बुरी नज़रों से देखती थी क्योंकि मेरा बाप भी जो जुआरी था, शायद इसलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था। शायद मेरे पापा के बुरे लत की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था और मेरी किस्मत पर दाग लग जाते थे और यही दाग मेरे रिश्ते में रुकावट बन जाती थी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी और सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन बाप अच्छा नहीं था। माँ बताते थे कि उनके पिताजी ने उनके शादी करवाई थी क्योंकि उनके पिताजी भी ऐसे ही थे। वह भी जुआ खेलते थे। उन्होंने अपने पैसों की कमी की वजह से उन्होंने मेरे पापा के साथ मम्मी की शादी कर दी थी। पापा तो पहले बार बार जुए में भारी रकम जीतकर घर आता था। मम्मी कहते थे
कि संध्या के पापा जुआ खेलना छोड़ दीजिए, यह बहुत गंदी बात है, उससे कोई फायदा नहीं होता, इससे हमारी इज्जत में भी फर्क पड़ेगा। और अब वही तो हो रहा था जो मम्मी कहती थी, तेरी इस बुरी आदत की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आएगा। मम्मी की बातें पापा पर असर नहीं करती थी, बल्कि वह मम्मी को डांट कर चुप करवा देता था। अगर ज्यादा बोले तो लड़ाई भी करता और मारता भी था। मेरे पापा कमाता नहीं था। दिन रात भूखे पेट की वजह से मम्मी घरों में बर्तन मांजने लगी थी। मम्मी तनख्वाह ले रही आती थी। मम्मी से कुछ पैसे जबरदस्ती छीन लिया करता था। पापा की करतूतों की वजह से ही मेरा रिश्ता नहीं आता था और टाइम बीतने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन पापा घर आया और बोले कि तुम्हारा शादी एक बूढ़े आदमी से ठीक कर दिया है। मैं रोते हुए कहने लगा कि मुझे शादी नहीं करनी है और मैं घर से भाग गई। तभी मुझे एक लड़का से ट्रेन में मुलाकात हुई और मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उसके साथ भागकर शादी कर लिया। उसका नाम राज था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने भी मेरे साथ वही किया जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। राज घर आया और बोला, संध्या, मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। जब उसने मुझे जुए में दांव पर लगा दिया तो उसी टाइम ही सोचना चाहिए था। अब तो माफी की गुंजाइश ही खत्म हो गई थी। मैं उस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत थी। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं। कम से कम इज्जत से मौत तो आ जाएगी। वहां से भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। मनीषा ने कोठे के गेट पर दो बॉडी बिल्डर रखे थे। मुझे कोठे पर आए 10 दिन हो गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं रोजाना रात अपने बिस्तर पर जागते जागते पूरी रात बिता देती थी और फिर सुबह होते ही सब लड़कियां भी हैरान थी कि 10 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी ग्राहक को पसंद क्यों नहीं आई थी। एक लड़की ने अपनी साथ ही सारी लड़की से मेरे बारे में भी बातें करना शुरू कर दी थी। मैं चुपचाप से सुनती रहती थी। मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती थी। एक बार भी पति मुझसे मिलने नहीं आया था। शायद उसे मालूम ही नहीं था कि जिनके हाथों उसने मुझे जुए में हार गया था वह मुझे कोठे पर बेच गए हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे मनीषा से बात करनी चाहिए। मैं उसकी मिन्नतें करूंगी कि मुझे यहाँ से जाने दे और मैं कोई काम वगैरह करके उसके पैसे चुका दूंगी। उससे बात करने का मौका मिला तो मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन मनीषा किसी भी तरह ना मानी, बल्कि कहने लगी कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुझे छोड़ दूँ। तो मैं मेरे लिए सोने की चिड़िया है। मैं कमरे में आकर बहुत रोई थी। भगवान से मदद मांग रही थी कि वह मुझे इस दलदल से निकाल दे। जब मैं रोती थी तो पंकज मुझे प्यार भरी नजरों से देखता था, लेकिन बात कोई नहीं करता था। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ रात बिताने कमरे में चली गई तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सोचा था कि शायद मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मैं आंगन में पहुंची, लेकिन मुझे मनीषा तो कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन पंकज के साथ एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह आदमी हमारे ही मोहल्ले का था। उसका नाम सोहन था। मोहल्ले में उसका बड़ा मशहूर नाम था। उसकी उम्र 45 के लगभग थी। वह शादीशुदा और जवान बेटियों का बाप था। उसे कोठे पर देखकर उसकी सारी शराफत की पोल खुल गई थी। पंकज उसे मेरी ही तस्वीर दिखा रहा था और कुछ कह रहा था जो मैं ना सुन सकी और कमरे में चली गई। मुझे डर लगा हुआ था कि कहीं वह मेरे साथ रात बिताने की हामी न भर दे। वह मुझे जानता था। जब आधा घंटा बीत गया और पंकज मुझे बुलाने आया तो मुझे शक हुआ। पता नहीं पंकज ने सोहन से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर देखकर सोहन ने क्या कहा था। अगले दिन जब पंकज मिला तो मैंने उसे पूछ लिया। कहने लगा कि तुम पूछकर क्या करोगी, और वह आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम उस कोठे पर कैसे पहुंची हो। मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा पति तुम्हें जुए में हार गया था। जुआ जीतने वाले ने तुमको यहाँ बेच गए थे। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की थी नहीं, इसलिए वह वापस चला गया। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताए।
पंकज ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। वह चला गया और मैं डर कर रह गई। पंकज की आंखों में ना जाने ऐसा क्या था, उसने मुझे डरा कर ही रख दिया था। उसका कहना था कि बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। मुझे उलझन में डाल गया था। मैं सारी रात उसकी बात गौर करती रहती थी। कुछ समझ नहीं आ रही सकी। मुझे पंकज की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी थी। शायद वह मुझे पसंद करने लगा था। वह खुद भी मैडम और लंबे कद का नौजवान लड़का था। दिन बीते जा रहे थे और मेरी इज्जत अभी भी बिल्कुल सही सलामत थी। मनीषा ने भी बार बार मेरे बारे में पूछना अच्छा नहीं समझा था। मेरे दिमाग में शक बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थी और मुझे फंसाने की कोशिश करती रहती थी कि अभी तक मुझे किसी ग्राहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात जब सारी लड़कियां ग्राहकों के साथ कमरे में चली गई तो मैं आज पूरा कोठा घूमने की इच्छा करने से बाहर निकल आई। बरामदे में पंकज और एक आदमी बैठा दिखाई दिया। पंकज के हाथ में मोबाइल था और वह आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। आदमी के चेहरे के असर बदलते जा रहे थे। मैंने उस आदमी को एक कहते हुए सुना, नहीं भाई, नहीं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मैं कल फिर आ जाऊंगा, तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाना। इतना कहकर वह चला गया। जब तक वहां पर मनीषा आ गई और पंकज से पूछने लगी, हाँ भाई, पंकज, ग्राहक को नई लड़की पसंद आई कि नहीं? पंकज ने कहा कि नहीं भाभी, उसके पास पैसे कम थे और वह थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रात बिताने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वह चला गया। पंकज के झूठ पर मैं हैरान रह गई। मनीषा कहने लगी, तुमने ठीक ही किया, अभी तक उसे किसी मर्द ने नहीं छुआ है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को बेचूंगा, उसके साथ रात बिताने के ढेर सारे पैसे देगा। मनीषा की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया। ऐसा लगा कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला काट दूं। लेकिन मैं अपने इरादे को आजमाना नहीं चाहती थी। मैं कमरे में लौट गई। मैं पंकज से बात करने के लिए बेताब थी। उसने ग्राहक से क्या कहा था कि उसने मेरे साथ रात बिताने का इरादा बदल लिया। मैं चुपके चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन मनीषा पंकज के साथ बैठी होती थी। इसी तरह रात बीत गई और मैं पंकज से बात ना कर सकी। मुझे पंकज के इरादे पर बहुत शक हो रहा था। मैं उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। मुझे या किसी और को उसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए काफ़ी दिनों से मैंने आसमान की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक दिन मनीषा अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे पंकज आंगन में अकेला बैठा हुआ नजर आया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गई। मुझे देखते ही पंकज बौखला गया। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया। गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली हो? अगर मनीषा ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्सा पीकर रह गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत सही सलामत रहेगी और मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आऊंगी, मगर यह मेरी दिमागी ख्याल थे। एक रात जब सारी लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ चली गई तो मैं भी भागने का ख्याल से कमरे से बाहर निकलने के खातिर उठी और दरवाजे पर पहुंची तो मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी और मेरा नाम लेकर कह रहा था, हाँ, मुझे यही लड़की चाहिए, मैं उसी के साथ रात बिताना चाहता हूँ। यह सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना मनीषा का दिल मना न कर सका। पंकज मुझे ले जाने के लिए कमरे में आया और कहने लगा, परेशान ना हो संध्या, जो लड़का आ रहा है उसकी बात गौर से सुनना। मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। वह मुझे एक कमरे के दरवाजे पर छोड़ना चला गया और मैं धकेलते दिल और कांपते बदन के साथ कमरे में घुसी। वह जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पीट करके खड़ा था। मैं उससे के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह जब मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई।
वह तो मेरे पड़ोस में रहने वाले सोहन अंकल का बेटा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मुंह से उसका नाम बेधड़क से निकल गया। नितेश। वह मुस्कुराया और मुझे बिस्तर पर बैठाने के बाद खुद ही बैठा और कहने लगा, हाँ संध्या, मेरी पंकज से बात हो गई है। मनीषा सो जाए, फिर वह तुम्हें कोठे से बाहर निकाल देगा। दिल हजारों सवाल कर रहा था। उसे देखती रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी, मगर उसने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि पहले हम यहाँ से निकल चले, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। कोठे से निकलने के बारे में मैं सोचकर मेरी आत्मा कांप कर रह गई थी। करीब 1 घंटे के बाद पंकज कमरे में आया और उसने बाहर आने को कहा। हम दोनों उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आए। पंकज ने बताया, मनीषा सो गई है, एक गांठ बाथरूम में है, दूसरे को मैं बातों में लगाता हूँ। तुम संध्या को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड खड़ा था। पंकज ने उसे बातों में लगाया और मैं नितेश के साथ निकल गई। वह सीधा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे नई जिंदगी मिली हो और आज़ादी भी। मैं सारी बात जानने के लिए बेताब थी और बेचैन थी। तभी नितेश ने बड़ी डिटेल से बताना शुरू किया। मैं किसी काम से तुम्हारे घर आ गया था। तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वह तुम्हें जुए में हार चुके हैं और दोनों लड़कों ने तुम्हें कोठे पर बेच दिया है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। संध्या, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन मोहब्बत नहीं हारी। आज मुझे मौका मिल गया तो पंकज ने मुझे फ़ोन कर दिया और यहाँ बुला लिया। पंकज ने मनीषा के चाय में नशे की दवा मिला दी थी। अब सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। उसकी समस्या थी तो 1 हफ्ते पाक से बाथरूम में गया था और दूसरे को पंकज ने बातों में लगा दिया था। अब तुम्हारे भागने का इल्जाम पंकज पर नहीं आएगा। मैं तुम्हें सुबह पर घर से ले जाऊंगा और हम दोनों एकदम साधारण तरीके से शादी कर लेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नितेश की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी कि मेरी इज्जत अगर सही सलामत थी तो वह नितेश की वजह से और पंकज की वजह से। उसका सिला मैं तो पंकज को नहीं दे सकती, लेकिन मेरे साथ तो मेरे भगवान थे। सुबह होते ही मैं नाइट्स के साथ सोहन अंकल के घर पहुंच गई और नितेश ने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। सोहन की पत्नी यानी नितेश की माँ भी शादी के लिए राजी हो गई और इसी शाम हमारी शादी बड़ी साधारण तरीके से हो गई। मेरी शादी में मेरे पिताजी और मेरे पति भी आए थे। अब मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि वह बहुत बीमार रहने लगे थे। अब उन्होंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया था और मुझसे बहुत शर्मिंदा थे। वह बार बार मुझसे माफ़िया मांग रहे थे। आखिरकार मैंने पति को माफ़ कर दिया और मेरे पति और हम सब अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। कैसे लगा यह एक लड़की की दर्द भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।